चलिए एक यात्रा पर चलते हैं। जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां समय जैसे थम सा गया हो। हवा एकदम साफ, आसमान थोड़ा ज्यादा नीला और गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही हो। वहां के बुजुर्ग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। सिर्फ जीते नहीं बल्कि हर दिन को जी भरकर महसूस करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये है जापान का ओगिमी गांव, ओकिनावा द्वीप पर बसा हुआ, जिसे दुनिया लंबी उम्र वालों की धरती कहती है। जब लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरायस वहां पहुंचे तो वो सिर्फ रिसर्च करने नहीं आए थे, वो एक राज की तलाश में थे। ऐसा राज जो डॉक्टरी किताबों में नहीं मिलता, ऐसा राज जो इंसान को सिर्फ लंबा जीवन नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जीवन देता है। वहां उनकी मुलाकात हुई वटानाबे सान से, एक 102 साल की बुजुर्ग महिला जिनकी मुस्कान आज भी बच्चों जैसी मासूम थी। जब उनसे पूछा गया, आपका राज क्या है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं हर सुबह इसलिए उठती हूं क्योंकि मुझे कुछ करना होता है, किसी की मदद, कुछ नया बनाना, किसी को हंसाना, यही है मेरा इकिगाई। इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य, वो वजह जिसके लिए आप सुबह आंख खोलते हैं। हम में से कई लोग खुशियों की तलाश में दौड़ते हैं, पैसा, सफलता, शोहरत, लेकिन ओगिमी में खुशी किसी शोर में नहीं है। वहां खुशी है सादगी में, रिश्तों में और हर दिन के छोटे छोटे मकसदों में। एक और कहानी सुनिए, टोशियो नाम के एक 89 वर्षीय बुजुर्ग जो अब भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले मछली पकड़ने जाते हैं। उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी हैं, उनके बच्चे कहते हैं कि अब आराम करो, लेकिन वो रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि समंदर की लहरों की आवाज, मछली पकड़ने का संतोष, वही है उनका इकिगाई या फिर मिसाकी। 44 साल की एक बुजुर्ग महिला जो अब भी हाथ से कपड़ा बुनती है। उनका हर धागा जैसे एक प्रार्थना हो, आभार से भरी हुई। वो घड़ी नहीं देखती, वो पल में जीती हैं, और यही है इकिगाई का जादू। ये कोई बड़ा सपना नहीं होता, ना ही किसी बड़ी यात्रा की जरूरत होती है इसे पाने के लिए। ये तो हमारे पास यही होता है, हमारे शौक में, सेवा में, किसी को सिखाने में, कुछ बनाने में, या बस मुस्कान बांटने में। ओगिमी में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। वहां के लोग उम्र के हिसाब से नहीं जीते बल्कि उद्देश्य के हिसाब से जीते हैं। जब तक उनका इकिगाई जिंदा है तब तक वो भी जिंदा रहते हैं, मन से, तन से और आत्मा से। शायद यही है असली रहस्य। इकिगाई हमें जीवन में बहाव देता है, एक लय, एक दिशा। ये हमें कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सिखाता है, और जब सब थक जाएं, इकिगाई ही वो रोशनी है जो कहती है, चलो आज भी कुछ अच्छा करना है। तो अब जब आप और मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसी किताब के साथ जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका इकिगाई क्या है? वो नहीं जो दुनिया ने आपसे कहा, वो नहीं जो सिर्फ बिल भरता है, बल्कि वो जो आपके दिल की गहराई से फुसफुसाता है। तुम इसी के लिए जिंदा हो, चलिए इसे मिलकर ढूंढते हैं, क्योंकि हो सकता है लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसे फिर से याद करना है। अध्याय 1, वृद्ध होते हुए भी युवा रहने की कला। जरा सोचिए, सर्दियों की एक सुबह है, सूरज की पहली किरणें अभी बस धरती को छू ही रही है। हम ओकिनावा के एक छोटे से गांव ओगिमी की गलियों से गुजर रहे हैं। तभी सामने से एक झुकी हुई कमर वाली बुजुर्ग महिला दिखती है। उम्र कोई 96 साल के आसपास होगी। आप सोचते हैं शायद वो किसी की मदद की मोहताज होंगी, लेकिन नहीं, वो अपने हाथों से पानी भर रही है। फिर अपने छोटे से गार्डन में जाकर पौधों को छूते हुए कुछ जापानी शब्दों में प्रार्थना करती है। उनके चेहरे पर ऐसी शांति जैसी एक योगी के ध्यान में होती है। उनका नाम है योशिको सान। जब लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने उनसे पूछा, आप इतनी उम्र में भी इतना काम कैसे कर लेती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं, और जब तक जिंदा हूं मैं हर दिन को पूरी तरह जीऊंगी। मेरे फूल मुझे जिंदा रखते हैं, मेरे हाथों की मिट्टी मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है। यही मेरा इकिगाई है। ओकिनावा के बुजुर्गों की यही खास बात है। उन्हें बुजुर्ग कहना भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उनमें वही ऊर्जा है जो किसी 30 साल के इंसान में होती है, शायद उससे भी ज्यादा। वहां के हरुतो सान को ही लीजिए, उम्र 101 साल, लेकिन हर सुबह 5 बजे उठकर बांसुरी बजाते हैं। पास के बच्चों को लोकगीत सिखाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो रिटायर क्यों नहीं होते, तो उन्होंने हंसकर कहा, मैं रिटायर हो जाऊं तो मेरी आत्मा क्या करेगी? मेरा मन तो अब भी बच्चे जैसा है।
मैं हर दिन कुछ नया सीखना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं? यहाँ के लोग उम्र को एक संख्या मानते हैं, जीवन की सीमा नहीं। उनके लिए 90 की उम्र एक नई शुरुआत हो सकती है। 100 की उम्र में भी दोस्ती, संगीत, बागवानी और सेवा का आनंद लिया जा सकता है। और इसकी जड़ है उनका इकिगाई। इकिगाई कोई बड़ा सपना नहीं होता, न ही किसी पुरस्कार की उम्मीद। ये तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो दिल को सुकून देती हैं, जैसे किसी पौधे को बड़ा होते देखना, किसी को सिखाना, पुराने दोस्तों के साथ हंसना, या सिर्फ यह जानना कि आप जरूरी हैं। ओगिमी की गलियों में हर बुजुर्ग के पास एक कहानी है। एक 48 वर्षीय महिला रोज दोपहर को अपने घर के सामने बैठती है और बच्चों को अपने बचपन की कहानियां सुनाती है। उसके आसपास हमेशा भीड़ होती है, जैसे उसका जीवन अब भी दुनिया को कुछ सिखा रहा है। यहाँ के लोगों की सोच सीधी है, जब तक शरीर चल रहा है मन को थामे रखो, और जब तक मन चल रहा है उद्देश्य को मत छोड़ो। उम्र कभी थकान नहीं लाती, थकान लाती है बिना उद्देश्य की जिंदगी। और यही पहला पाठ है जो ओकिनावा हमें सिखाता है। वृद्ध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बूढ़ा महसूस करना एक मानसिक स्थिति है। तो जब अगली बार आप ये सोचें कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, तो बस योशिको सान को याद कीजिए, जो हर सुबह पौधों से बात करती है, या हारुतो सान को, जो बच्चों को बांसुरी बजाना सिखाते हैं। क्योंकि अगर उनके जीवन में अब भी अर्थ है, तो हमारे जीवन में भी होना चाहिए, चाहे हम किसी भी उम्र में हों। अध्याय 2। जापानी संस्कृति में इकिगाई क्या है? इकिगाई एक ऐसा शब्द जिसे आप सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। यह कोई अचानक मिलने वाली प्रेरणा नहीं, बल्कि वो नन्हा सा दीपक है जो हर दिन जलता है, कभी धीमे, कभी तेज, लेकिन बुझता नहीं। इकिगाई को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस बताते हैं कि इकिगाई का कोई एक अर्थ नहीं होता। यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, जैसे हर इंसान की उंगलियों के निशान। इसे समझने के लिए वो हमें एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछते हैं, आपका इकिगाई क्या है? इस सवाल का जवाब एक वेन डायग्राम के जरिए समझाया जाता है। एक ऐसा चित्र जिसमें 4 वृत्त एक दूसरे से टकराते हैं। आपको क्या पसंद है? What you love। आप किस में अच्छे हैं? What you are good at। दुनिया को क्या चाहिए? What the world needs। आप किससे पैसे कमा सकते हैं? What you can be paid for। जब ये चारों मिलते हैं, वहीं पर खड़ा होता है इकिगाई। लेकिन इसे सिर्फ कागज पर नहीं समझा जा सकता। इसे महसूस करने के लिए हमें चलना होगा कुछ असली जिंदगियों के साथ। कहानी नंबर 1, तोमोको सान। चाय बनाने वाली कलाकार तोमोको सान ओकिनावा की एक 87 वर्षीय महिला है। हर दिन सुबह 6 बजे वो उठती हैं और जापानी चाय मैचा की तैयारी करती है। लेकिन ये कोई आम चाय नहीं होती, यह एक पूरी आर्ट फॉर्म होती है। उसकी हर हरकत में ध्यान होता है, हर हलचल में शांति। लोग उनके घर सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि उनके साथ सांस लेने आते हैं। एक बार लेखक ने उनसे पूछा, क्या आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होती? इतने सालों से यही कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, जब कोई मेरे हाथ की चाय पीकर सुकून से अरिगातो कहता है, तब मुझे लगता है मैं कुछ कर रही हूं। यही मेरा इकिगाई है। चाय बनाना उनके लिए शौक था, वो उसमें अच्छी थी, लोगों को उसकी जरूरत थी और वो उससे थोड़ा बहुत कमा भी लेती थी। चारों वृत्त जुड़ गए। वो जी रही थी अपने इकिगाई के केंद्र में। कहानी नंबर 2, ताकेशी। संगीत से जीवन जोड़ने वाला ताकेशी एक 72 वर्षीय बुजुर्ग हैं, जो शमीसेन, एक पारंपरिक जापानी वाद्य यंत्र बजाते हैं। उन्होंने अपने गांव के बच्चों को संगीत सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे ये एक परंपरा बन गई। बच्चों के माता पिता उन्हें पैसे भी देने लगे और बच्चों को संगीत से अनुशासन, खुशी और जड़ों से जुड़ने का मार्ग मिला। ताकेशी को संगीत पसंद था, वो उसमें माहिर थे। दुनिया को इसकी जरूरत थी और वह इससे जीविका भी चला सके। यही है इकिगाई, जहां आपकी आत्मा और समाज एक साथ नृत्य करते हैं। इकिगाई सिर्फ नौकरी या करियर नहीं होता। यह जरूरी नहीं कि आपका इकिगाई आपको करोड़पति बना दे। कभी कभी यह सिर्फ बच्चों को कहानी सुनाना हो सकता है, कभी अपने हाथों से बनाई गई कोई चीज, या सिर्फ किसी और को मुस्कुराते देखना। इकिगाई का मतलब है वो काम जो आपको मरने नहीं देता, बल्कि हर सुबह जिंदा करता है। क्या आपने कभी सोचा वो कौन सा काम है जिसमें समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला? वो कौन सी चीज है जिसे करते हुए आप सबसे
ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। या वो क्या है जिसे करते हुए आपको लगता है बस मैं इसके लिए ही बना। शायद वहीं छुपा है आपका इकिगाई। और अब आगे, अब जब हमने ये समझ लिया कि इकिगाई क्या है और कैसे यह हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, तो अगला सवाल यह उठता है, इन लोगों का जीवन इतना शांत और संतुलित कैसे होता है? आखिर वो अपनी दिनचर्या, सोच और समाज से ऐसा क्या लेते हैं जो उन्हें कभी थकने नहीं देता? यही रहस्य हमें लेकर चलता है अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3, लोगोथेरेपी और इकिगाई का संबंध। जब जीने का अर्थ ही जिंदगी बचा लेता है। कल्पना कीजिए, आपकी सारी आजादी छीन ली गई हो। आपके पास न कोई अधिकार है, न कोई घर, और आप हर रोज मौत का इंतजार करते हैं। अब सोचिए, ऐसे हालात में कोई व्यक्ति अगर कहे जिन्हें जीने का कारण मिल जाता है, वो किसी भी परिस्थिति को सह सकते हैं, क्या आप उस पर यकीन कर पाएंगे? मिलिए विक्टर फ्रैंकल से। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे, लेकिन उनका असली परिचय है एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप से बचे हुए इंसान। उन्होंने अपने माता पिता, पत्नी और भाई को खो दिया। हर रोज भूख, ठंड और अपमान सहा, लेकिन फिर भी जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास था जीने का कारण। उन्होंने मन में एक वादा किया था, अगर वो जिंदा बचे तो वो लोगों को जिंदगी का अर्थ ढूंढने में मदद करेंगे। यहीं से जन्म हुआ लोगोथेरेपी का, एक ऐसी मनोचिकित्सा पद्धति जिसका आधार है मानव जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा अर्थ की तलाश है। और यही बात इकिगाई भी कहता है। इकिगाई और लोगोथेरेपी दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। जीवन का उद्देश्य खोजो, बाकी सब आसान हो जाएगा। जब हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, तो हम कैसे जिए यह अपने आप साफ हो जाता है। कहानी अल्लारोवन केंजी, एक बगिया और एक वादा ओकिनावा के ओगिमी गांव में लेखक मिले 33 वर्षीय केंजी से। उनके बेटे की 30 की उम्र में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लोगों को लगा वो टूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने बेटे की याद में एक छोटी बगिया बनानी शुरू की, जहां वो हर पौधा, हर फूल उसी को समर्पित करते थे। हर सुबह वो जल्दी उठते, पौधों को पानी देते और खुद से एक वादा करते, जब तक मेरी बगिया जिंदा है मैं जिंदा रहूंगा। वो उनका इकिगाई बन गया। दर्द था, लेकिन उद्देश्य उससे बड़ा था। कहानी 2 फ्रैंकल का सपना। विक्टर फ्रैंकल ने कैंप में रहते हुए अपने मन में एक किताब लिखी थी, जो बाद में बनी मैन सर्च फॉर मीनिंग, एक ऐसी किताब जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उन्होंने कहा था, जब हमें दर्द से भागने का रास्ता नहीं मिलता, तो हमें उस दर्द का उद्देश्य खोजना पड़ता है। इकिगाई और लोगोथेरेपी क्यों जुड़ते हैं? लोगोथेरेपी कहता है, दर्द सहना तब आसान होता है जब आपको उसका कोई मतलब समझ आता है। इकिगाई कहता है, आपका जीने का मकसद ही आपके जीवन की सबसे गहरी जड़ है। दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं, अपने जीवन के क्यों को जानो, फिर कोई भी कैसे तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। और क्या आपने कभी किसी कठिन समय में किसी एक चीज के लिए लड़ना जारी रखा? क्या कभी किसी अपने के लिए, अपने वादे के लिए या अपने सपने के लिए आप डटे रहे? अगर हाँ, तो आप भी अपने इकिगाई से मिल चुके हैं। शायद आपने उसे नाम न दिया हो, लेकिन उसने आपको थामा जरूर था। आगे क्या? अब जब हम जान गए हैं कि इकिगाई सिर्फ खुशी नहीं बल्कि दुख से गुजरने की शक्ति भी है, तो अगला सवाल है, क्या ऐसी कोई मानसिक स्थिति है जहां समय रुक जाता है और हम पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं? हाँ, होती है, और उसे कहते हैं फ्लो। अगले अध्याय में हम जानेंगे। अध्याय 4, प्रवाह की शक्ति, रस जब समय थम जाता है। अध्याय 4, फ्लो की शक्ति, द पावर ऑफ फ्लो। जब समय थमता नहीं, बस बहता है और आप भी उसी में बह जाते हैं। कभी महसूस किया है वो पल? आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिसमें इतना खो गए हो कि आपको न भूख लगी, न प्यास लगी, ना दिन का पता चला, ना रात का? शायद एक स्केच बनाते समय या अपनी फेवरेट धुन पर नाचते हुए या कुछ नया सीखते समय ये वही पल होता है फ्लो का, वो मन की स्थिति जिसमें इंसान पूरी तरह वर्तमान में होता है। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, सिर्फ आप और आपका काम। कहानी मिंग व्युअन। अयाको बुनाई की बूढ़ी कलाकारों किनावा के छोटे से गांव में रहती हैं 87 साल की अयाको। हर सुबह वो अपनी चटाई पर बैठती हैं और अपने हाथों से रंग बिरंगे धागों से पारंपरिक कढ़ाई करती है। जब लेखक उनसे मिले तो पूछा, आप पूरे दिन ये कढ़ाई करती हैं क्या? आप थकती नहीं?
हया को मुस्कुराई और बोली, थकती तब हूं जब मैं ये काम नहीं करती। उनके हाथ धागे चलाते हैं, लेकिन उनका मन, आत्मा और ध्यान सब एक जगह होते हैं। वो फ्लो में होती है। उनके लिए हर टांका, हर डिजाइन उनकी आत्मा की भाषा है। फ्लो में कैसा लगता है? समय जैसे रुक जाता है, बाहरी दुनिया धुंधली सी हो जाती है। आप अपनी कला में इतने खो जाते हैं कि खुद का एहसास भी फीका पड़ने लगता है। वो काम जो थकाने वाला लगता था, अचानक आरामदायक और उत्साहजनक लगने लगता है। कहानी डब्रडो। राकेश, एक मध्यम वर्गीय टीचर की फ्लो जर्नी। राकेश दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक हैं। हर दिन क्लास में जाना, बच्चों को पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने YouTube पर गणित के वीडियो बनाना शुरू किया। रात के 11 बजे भी वो बोर्ड के सामने खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे होते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, इतनी रात को भी तुम थकते नहीं? राकेश बोले, मैं वहां खुद को खो देता हूं और वही मुझे खुद से मिलाता है। उन्होंने पहली बार जाना फ्लो क्या होता है। वो एकदम सामान्य इंसान थे, लेकिन फ्लो ने उन्हें एक अलग चमक दी। इकिगाई और फ्लो का रिश्ता। इकिगाई वही काम होता है जिसे करते हुए आप फ्लो में चले जाते हैं। अगर इकिगाई आपका जीने का कारण है, तो फ्लो उस कारण को जीने की अवस्था है। ओकिनावा के बुजुर्ग जो बांसुरी बजाते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके लिए वो सिर्फ हॉबी नहीं, वो फ्लो है, वो इकिगाई है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मिहाई मिहाली चिक्सेंटमिहाली, एक साइकोलॉजिस्ट ने इस मानसिक स्थिति को सबसे पहले समझाया। उन्होंने बताया, फ्लो वही अवस्था है जहां खुशी और प्रदर्शन दोनों अपनी चरम सीमा पर होते हैं। फ्लो में दिमाग अलर्ट होता है, लेकिन शांत भी होता है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और खुशी तीनों को बढ़ाता है। और आप सोचिए, वो कौन सा काम है जिसमें आप खो जाते हैं, जिसे करते हुए आप घड़ी नहीं देखते, जहां आप सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं? वो आपका फ्लो है, और शायद वहीं छुपा है आपका इकिगाई भी। आगे क्या? अब जब आप समझ चुके हैं कि फ्लो एक ऐसी अवस्था है जो हमारी आत्मा को ऊर्जा देती है, तो अगला सवाल है, क्या ऐसी आदतें हैं जो हमें रोज रोज उस फ्लो और इकिगाई से जोड़ सकती हैं? हाँ है, और उन्हें कहते हैं स्वस्थ रहना और धीमी गति से जीना। अगले अध्याय में हम जानेंगे। अध्याय 5, धीमी जिंदगी और लंबा जीवन, ओकिनावा के रहस्य। अध्याय 5, लंबी उम्र के उस्ताद, जिन्होंने उम्र को सिर्फ एक संख्या बना दिया है। सुबह 5 बजे की शांति। जापान के ओकिनावा के एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरण जैसे ही आसमान को छूती है, 38 साल की केइको सान अपनी नीली साड़ी पहनकर घर से निकलती है। न कोई मोबाइल, न कोई भाग दौड़, बस हाथ में एक छोटा सा बैग जिसमें कुछ हरे पत्ते, थोड़े फूल और एक बड़ा सा स्माइल। वो हर सुबह 5 बजे अपने दोस्तों से मिलने जाती है, कभी चाय पर, कभी बागवानी में हाथ बंटाने, कभी सिर्फ बैठकर जिंदगी पर बात करने। कोई उनसे कहे कि वो 98 साल की है तो हंसती है। मेरे घुटनों को मत देखो, मेरी हंसी को देखो, वही असली उम्र है। मिस्टर मियागी की जिद दूर एक पहाड़ी के पास 102 साल के मिस्टर मियागी रोज सुबह खुद अपना छोटा गार्डन संभालते हैं। गर्मियों में आम, सर्दियों में मूली और पालक उनके हाथ कांपते हैं, लेकिन जब वो पौधों से बात करते हैं तो लगता है जैसे उम्र ने उन्हें छू ही नहीं पाया। वो खुद खाना उगाते हैं, पकाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। और हाँ, कभी भी रिटायर नहीं हुए। जब तक मैं जमीन को छू सकता हूं, मैं जीवित हूं, वो कहते हैं। क्या चीज है जो इन्हें खास बनाती है? इन सभी बुजुर्गों में एक बात कॉमन है, जिंदगी से प्यार। उनके जीने के नियम बड़े सरल हैं। रिटायरमेंट नहीं, धीमी लेकिन निरंतर सक्रियता। हर दिन थोड़ा चलना, थोड़ा हंसना, थोड़ा मिट्टी से खेलना, गहरी दोस्ती और सच्चे रिश्ते, तनाव से दूरी, वर्तमान में जीना, हल्का, सादा और प्राकृतिक खाना। उन्हें फैंसी जिम या सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं। उनके लिए बागवानी ही व्यायाम है और हंसी ही सबसे बड़ा टॉनिक। उनका खाना सरल लेकिन दिव्य, ज्यादातर सब्जियां, फल, सोया और हर्बल टी, मांस और चीनी बहुत कम। खाना खाते वक्त कोई मोबाइल या टीवी नहीं, सिर्फ ध्यान और शांति। और सबसे दिलचस्प बात, वो 80% पेट भरने के बाद खाना बंद कर देते हैं। हरा हाची बू उनका प्राचीन मंत्र। पेट नहीं, आत्मा को तृप्त करना है, कहते हैं वो। जिंदगी उत्सव उनके लिए, हर दिन एक त्योहार है, हर सुबह एक नया अवसर, हर शाम एक धन्यवाद। जब उनसे पूछा गया, आप इतना खुश कैसे रहते हैं,
तो 97 वर्षीय फुमिको सान मुस्कुराई और बोली, मैं गिनती नहीं करती कि मैंने कितने साल जिए, मैं देखती हूं हर दिन में कितनी जिंदगी जी है। क्या आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। शुरुआत आज से, छोटे छोटे कदमों से। सुबह जल्दी उठिए, प्रकृति के पास जाइए, असली खाना खाइए, सच्चे लोगों से जुड़िए और सबसे जरूरी, हर दिन को प्यार और उद्देश्य से जिए। अगले अध्याय की झलक। अब जब आपने जाना कि लंबी उम्र केवल जीन्स की बात नहीं बल्कि आदतों, सोच और दिनचर्या की कहानी है, तो अगला सवाल है, क्या ऐसी तकनीकें हैं जो हमें तनाव से बचा सकती है और हमें अंदर से शांत रख सकती है? जी हां, अगले अध्याय में हम जानेंगे। अध्याय 6, तनाव प्रबंधन और मानसिक शांति, जैन और इकिगाई का मेल। अध्याय 6, दीर्घायु का भोजन। ओकिनावा की थाली से चलिए मैं आपको एक छोटी सी यात्रा पर ले चलता हूं। ओगिमी गांव की एक सुबह के 7 बजे है। जापान के ओकिनावा द्वीप के एक छोटे से गांव ओगिमी में, जिसे प्यार से दीर्घायु का गांव कहा जाता है, एक साधारण लकड़ी के घर में 96 साल की फुमिको सान अपनी रसोई की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। सूरज की रोशनी हल्की है, हवा ठंडी है और ताजे पके हुए चावल की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। वो अपने लकड़ी के छोटे से मेज पर 7 छोटी छोटी कटोरियां रखती हैं। न कोई बड़ा सा थाल, न खाना भरा हुआ, बस छोटे छोटे हिस्सों में संतुलित और सोच समझकर परोसे गए व्यंजन। एक कटोरी सादा उबला हुआ टोफू, तिल के साथ उबली हुई हरी पालक, ग्रिल की हुई मैकेरल, मछली के कुछ टुकड़े, पतले पतले कटे हुए शकरकंद, समुद्री साग की थोड़ी सी सलाद, एक छोटी कटोरी मिसो सूप और थोड़ा सा अचार, बस इतना ही। ना कोई मीठा नाश्ता, ना कोई पैकेज्ड सीरियल, ना कोई मिलावटी जूस, सिर्फ प्रकृति प्यार से परोसी गई। हाराहा चीबू एम्बत्सी पीसन का रहस्य पहला कौर लेने से पहले फुमिको हाथ जोड़कर धीरे से कहती हैं, इतादा की मासू, इस भोजन के लिए धन्यवाद। लेकिन इसके बाद जो वह करती हैं वही असली रहस्य है। वो अपना खाना तब छोड़ देती हैं जब उनका पेट सिर्फ 80% भरा होता है। इस प्राचीन जापानी परंपरा को कहते हैं हाराहा चीबू, पेट भरने से पहले खाना रोक दो। यह एक साधारण सी आदत है, पर वर्षों में यह शरीर पर कम बोझ, बेहतर पाचन और अधिक ऊर्जा देने वाली जीवन शैली बन जाती है। असली लोग, असली परिणाम। चलिए अब बाहर चलते हैं। ये हैं 101 साल के हिरोशी सान, जो अपने बगीचे में एक छोटी सी सीढ़ी पर चढ़कर पपीते तोड़ रहे हैं। जब उनसे उनकी ऊर्जा का राज पूछा गया तो वो मुस्कुराकर कहते हैं, मैं पेट भरने तक नहीं खाता, मैं तब रुक जाता हूं जब हल्का महसूस करता हूं। हर दिन उनका खाना लगभग एक जैसा होता है, सादा, साफ, घर का बना। और सिर्फ वही नहीं, इस गांव के लगभग हर बुजुर्ग की यही जीवन शैली है। वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाते, वो जीवन को पोषित करने के लिए खाते हैं। उनकी खाने की थालियां भी हमारे टिफिन से छोटी होती हैं। वो धीरे धीरे खाते हैं, हर कौर को ध्यान से चबाते हैं। उनके लिए भोजन दवा है और खाना एक पवित्र क्रिया। उनके भोजन में क्या नहीं है? कोई प्रोसेस्ड खाना नहीं, कोई मीठे जूस नहीं, कोई तला हुआ जंक नहीं, रात में ज्यादा खाना नहीं। और इसका नतीजा, ज्यादातर लोग बिना सहारे चल सकते हैं, बगीचों में काम करते हैं और त्योहारों में नाचते हैं, 90 से 100 की उम्र में भी। तो हमें क्या सीखना चाहिए? आपको जापान जाने की जरूरत नहीं, आप ओकिनावा को अपनी रसोई में ला सकते हैं। मौसम के अनुसार पौधों पर आधारित खाना खाएं, घर पर खाना बनाएं, छोटी थालियों और कटोरियों का उपयोग करें। धीरे धीरे ध्यान से खाएं, पेट भरने से पहले रुक जाएं। खाने को धन्यवाद दें, क्योंकि दीर्घायु दवाओं से नहीं आती, वो आपकी रोज की थाली से आती है। और जब आपकी थाली हल्की हो तो जिंदगी भी हल्की लगती है। सोचिए जरा, पश्चिमी दुनिया में हम अक्सर पूछते हैं मुझे क्या खाना चाहिए, लेकिन ओकिनावा में सवाल कुछ और होता है, मुझे कैसे खाना चाहिए? और जवाब हमेशा शुरू होता है धीरे, हल्के मन से और कृतज्ञता के साथ। अब आगे क्या? अब तक हमने जाना कि उद्देश्य, सोच, फ्लो और भोजन कैसे मिलकर एक सार्थक जीवन बनाते हैं। लेकिन अभी एक हिस्सा बाकी है, ओकिनावा के बुजुर्ग इतने सक्रिय कैसे रहते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे हर दिन की हलचल कैसे बनती है दीर्घायु की औषधि। साथ बने रहिए। अध्याय 7, आंदोलन ही औषधि है। कैसे छोटे छोटे कदम बड़ी उम्र और बेहतर जीवन का रहस्य बनते हैं, क्योंकि केवल लंबा जीना काफी नहीं, अच्छे से जीना ही असली जादू है। अध्याय 7, हल्की हलचल लंबी उम्र। आइए ओकिनावा के दिल से होकर
एक धीमी सैर पर निकलते हैं। दादी आइको के साथ एक सुबह सुबह के 6:30 बजे हैं। ओकिनावा की पहाड़ियों पर सूरज धीरे धीरे उग रहा है। हवा में फूलों और समुद्र की खुशबू घुली है। चेरी ब्लॉसम पेड़ों के बीच से जाती एक पत्थरीली पगडंडी पर 82 साल की आइको सान नंगे पैर अपने बगीचे में चल रही है। उन्हें कहीं जल्दी नहीं है। उनका चलना शांत है, पीठ सीधी, हाथों में एक छोटी सी कैंची जिससे वे अपने बोनसाई पेड़ की छंटाई करती हैं। वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, वो बस जिंदगी के साथ चल रही है। बिना दबाव की गति का रहस्य ओकिनावा में आपको जिम या भारी मशीनें नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको 80, 90 और 100 साल के बुजुर्ग मिलेंगे जो बगीचे में काम कर रहे हैं, बरामदा झाड़ रहे हैं, खाना पका रहे हैं या दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। वो ये सब फिटनेस के लिए नहीं करते, वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनका जीवन है। हिलिए क्योंकि अच्छा लगता है, हिलिए क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। 104 साल के ताकेशी सान हर शाम खाने से पहले पारंपरिक ओकिनावाई नृत्य की धीमी चाल में प्रैक्टिस करते हैं, तालियों के लिए नहीं बल्कि केवल उस हलचल की खुशी के लिए। धीमा योग, असली ताकत। कुछ बुजुर्ग अपना दिन रेडियो ताइसो से शुरू करते हैं, एक हल्की लयबद्ध ग्रुप स्ट्रेच जो रेडियो पर बजने वाले संगीत के साथ किया जाता है। दूसरे मंदिरों के आंगन में एकत्र होकर धीमी गति से योग करते हैं, पानी की तरह बहते हुए, हर सांस के साथ गहराई से जुड़ते हुए। यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई परफेक्शन की जरूरत नहीं। लक्ष्य बस इतना है, शरीर को हिलाते रहना ताकि आत्मा जागी रहे। गतिविधि से कभी रिटायर मत हो। पश्चिमी दुनिया में हम अक्सर सुनते हैं, रिटायर हो जाओ, आराम करो, विश्राम करो। लेकिन ओकिनावा में लोग कभी भी हलचल से रिटायर नहीं होते, जरूरत से नहीं, इच्छा से। एक 98 साल के व्यक्ति हर सुबह 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं, स्टेप काउंटर के लिए नहीं बल्कि रास्ते के पेड़ों को नमस्ते कहने के लिए। वो कहते हैं, जब मैं चलता हूं तो दुनिया को नमस्कार करता हूं और दुनिया मुझे मुस्कुराकर जवाब देती है। हलचल हर छोटे पल में। वो वर्कआउट टाइम अलग से नहीं निकालते क्योंकि उनका पूरा दिन ही चलने फिरने से भरा होता है। टाटामी मैट झाड़ना, जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए झुकना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ना, फर्श से उठना, बिना सहारे के स्थानीय त्योहारों में नाचना, छोटे पानी के डिब्बे उठाना, और ये सब वो करते हैं शान से, दबाव के बिना। उनका मंत्र, अपने शरीर को चलना न भूलने दो। गहराई में छुपी बुद्धि। हम अक्सर व्यायाम को सजा की तरह देखते हैं, लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग हलचल को जीवन के लिए एक भेंट मानते हैं। वो चलना नहीं छोड़ते क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं, वो बूढ़े होते हैं क्योंकि उन्होंने चलना छोड़ दिया। हम क्या सीख सकते हैं? आपको भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं, ना ही 6 पैक बनाने की, लेकिन अगर आप रोज चल सकें, अपने हाथों से बागवानी कर सकें, हल्की स्ट्रेचिंग करें, अपने पसंदीदा गाने पर नाचें, खड़े हों, झुकें और सांस लें ध्यान से, तो आप पहले से ही ओकिनावा के दीर्घजीवी गुरुओं की तरह जी रहे हैं। अगला कदम तैयार है। अब तक हमने खोजा है उद्देश्य, पर्पस, प्रवाह, फ्लो, भोजन, फूड, और अब गति, मूवमेंट। लेकिन अभी भी एक गहरा रहस्य बाकी है। क्या मानसिक और भावनात्मक अभ्यास है जो इन बुजुर्गों को जिंदगी की आंधियों के बाद भी शांत और खुश रखता है? उसका उत्तर अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय 8, लचीलापन। ओकिनावा के लोग जीवन की चुनौतियों का सामना इतनी गरिमा से कैसे करते हैं? क्योंकि जीवन दर्द से बचने का नाम नहीं है, बल्कि उस दर्द में भी टूटे बिना झुकना सीखने का नाम है। हमारे साथ बने रहिए, यात्रा अभी शुरू ही हुई है। क्वार्टो, अध्याय 8, वाबी साबी और जीवन की दरारें। टूटा तो क्या हुआ, वो दरारें ही तो हैं जहां से रोशनी भीतर आती है। एक सर्द सुबह ओकिनावा में बारिश थम चुकी थी। 92 वर्षीय काइको सान अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी में से एक टूटा हुआ कप निकालती है। कप का हैंडल एक बार गिरने पर टूट गया था, लेकिन उसे फेंका नहीं गया, बल्कि जापानी कला किंतसुगी से उस दरार को सोने से जोड़ा गया। वो कप अब और भी खूबसूरत दिखता है क्योंकि वो अपने टूटने की कहानी को छुपाता नहीं, बल्कि उसे गर्व से पहनता है। काइको सान मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हम सब कभी न कभी टूटते हैं, मगर हमारी दरारें हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें इंसान बनाती है। वाबी साबी, अधूरेपन की सुंदरता। वाबी साबी कोई फैशन या डिजाइन नहीं, यह एक जीवन दृष्टि है। यह कहता है, सुंदरता पूर्णता में नहीं, अपूर्णता में होती है।
शक्ति दिखावे में नहीं, स्वीकार में होती है। और शांति तब मिलती है जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। एक सच्ची कहानी योशिको सान की। योशिको सान अब 37 साल की है। जब वो 52 की थी तब उनके पति का निधन हो गया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी, अकेलापन और मन की टूटन ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। मगर वो रुकी नहीं। हर सुबह वो मंदिर जाती, वहीं बैठकर कुछ समय खुद के लिए निकालती और फिर धीरे धीरे उन्होंने कढ़ाई शुरू की, पुराने कपड़ों पर नए डिजाइन बनाना। हर धागा, हर टांका उनके दर्द को बुनता गया। अब उनकी कढ़ाई ओकिनावा के एक आर्ट म्यूजियम में लगती है। वो कहती हैं, दर्द मिटता नहीं मगर उसमें सुंदरता ढूंढी जा सकती है। जीवन की दरारों में अर्थ है। हम अक्सर सोचते हैं टूटना हार है, मगर ओकिनावा में लोग मानते हैं टूटना जीवन का हिस्सा है। जब एक बच्चा असफल होता है उसे डांटा नहीं जाता, उसे गले लगाया जाता है। जब एक बुजुर्ग अकेला होता है पड़ोसी उसे चाय पर बुलाते हैं। जब कोई बीमार होता है पूरा गांव मदद करता है बिना कोई एहसान जताए। यहां हर टूटन एक जुड़ाव की शुरुआत बन जाती है। मन की ताकत, झुक जाना, टूटना नहीं। ओकिनावा के लोग बंधते नहीं, वो झुकते हैं। जैसे बांस का पेड़ तूफान में भी टूटता नहीं, सिर्फ झुकता है। वे कहते हैं दर्द से डरना नहीं है, उससे दोस्ती करनी है। और यही मानसिक लचीलापन, यही रेजिलियंस उन्हें न सिर्फ लंबी उम्र देता है बल्कि एक गहराई भी देता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आप क्या सीख सकते हैं? आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं चाहिए, न चेहरा, न करियर, न जीवन। मगर अगर आप अपनी कमियों को अपनाना सीख लें, हर गिरावट में एक सीख ढूंढ पाएं, खुद को बिना शर्त स्वीकार करना सीख लें और दूसरों की दरारों को भी प्रेम से देखें, तो आप भी उसी वाबी साबी जीवन को जीने लगेंगे जो सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। अगले अध्याय की ओर। अब तक आपने जाना उद्देश्य का बल, बहाव में जीने की कला, भोजन का ध्यान और अब टूटन में भी सुंदरता देखना। मगर अगला अध्याय वो सबसे अंदर की बात करता है, गहराई की शांति। अध्याय 9, मौन और मन की शांति। ओकिनावा के ध्यान और आत्मचिंतन की परंपरा। क्योंकि शोर के इस युग में जो मन शांत है वही सच्चा योद्धा है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यह यात्रा अब और भी भीतर जाने वाली है। अध्याय 9, चुनौतियों का सामना। मुस्कुराहट से सच्ची ताकत वो होती है जो आंसू छुपाकर मुस्कान दे सके। सुबह का समय, एक पुराना घर। ओकिनावा के एक गांव में एक घर के बाहर से हंसी की आवाजें आ रही हैं। 25 वर्षीय ताओसान अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। हर कोई कुछ न कुछ मजेदार यादें सुना रहा है और बीच बीच में जोर की हंसी गूंजती है। ताओसान के चेहरे पर झुर्रियां हैं, मगर उन झुर्रियों में छिपा है एक पूरा इतिहास। दूसरे विश्व युद्ध की यादें, घर उजड़ना, गरीबी में बच्चों को पालना। फिर भी उनकी आंखों में चमक है और होठों पर मुस्कान। मैंने ताओसान से पूछा, इतना कुछ सहने के बाद भी आप इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? वो हंसे और बोले, जिंदगी ने मुझे बहुत बार गिराया, लेकिन मैंने हर बार लोगों से जुड़कर, बात करके और दिल खोलकर हंसकर उसे हल्का किया। दर्द बांट दो बेटा तो वो आधा रह जाता है। भावनात्मक दीर्घायु, एक अनदेखा रहस्य। दुनिया उम्र बढ़ाने के लिए योग, विटामिन और डाइट की बातें करती है, मगर ओकिनावा में लोग कहते हैं अगर दिल हल्का हो तो उम्र अपने आप लंबी हो जाती है। यहाँ के बुजुर्ग रोज पास पड़ोस में बैठकर घंटों बातें करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, हर दिन एक नया किस्सा सुनाते हैं और हर मुश्किल को मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं। कोई भी अकेला नहीं रहता, कोई भी अपने दुख में चुप नहीं बैठता, क्योंकि उन्हें पता है भावनाएं अगर बोली न जाए तो दिल को बीमार बना देती है। एक सच्ची कहानी, मिसाको सान की मुस्कान। मिसाको सान 79 साल की है। उनका बेटा 34 की उम्र में कैंसर से चला गया था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। पहले कुछ महीनों तक उन्होंने खुद को कमरे में बंद रखा। फिर एक दिन गांव की महिलाओं ने उनका दरवाजा खटखटाया, उन्हें बाहर बुलाया एक छोटी सी सभा में, जहां सबने मिलकर अपने अपने दुख सुनाए। कोई पति खो चुका था, कोई बच्चा, कोई घर। मिसाको सान ने पहली बार खुलकर रोया और फिर उसी शाम पहली बार हंसी भी। अब वो हर सुबह अपने आंगन में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती हैं और हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कसम खाई है। उनकी आंखों में गम की गहराई है, मगर उनकी
मुस्कान में उम्मीद की रोशनी। मुस्कुराहट प्रतिरोध। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, दुख आया तो क्या, हम उसे चाय पिलाते हैं, उसे भी हंसना सिखाते हैं। वे हर चुनौती को दिल से स्वीकार करते हैं मगर मन से हावी नहीं होने देते। जब खाने को कम था तो मिलकर खाना बांटा, जब आपदा आई तो मिलकर घर बनाए, जब किसी ने हार मानी तो बाकी सबने उसे गले लगाया। यह सामुदायिक समर्थन ही है जिसने उन्हें तन से नहीं मन से अमीर बनाया। तो हम क्या सीखें? जब अगली बार जिंदगी आपको गिराए तो याद रखिए, अपनी भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें बांटिए। अपने दुख को मुस्कुराहट से छोटा कीजिए और जब कोई और दुख में हो उसके पास बैठिए, क्योंकि मुस्कान कोई कमजोरी नहीं, यह आपकी आंतरिक शक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। अब अगला अध्याय, भीतर की सबसे गहरी शक्ति। हमने देखा उद्देश्य, भोजन, बहाव, टूटन और अब मुस्कुराहट। मगर अब हम उस अध्याय में प्रवेश करेंगे जहां हम सीखेंगे मन की गहराई में उतरना। अध्याय 10, मौन और आत्म शांति, जहां शब्द नहीं बोलते मगर आत्मा सुनती है। बने रहिए इस यात्रा में, क्योंकि अगला अध्याय आपके भीतर की शांति को छूने वाला है और शायद आपको खुद से एक नई पहचान करवा दे। अध्याय 10, इकिगाई जीवन शैली का सार। दीर्घायु कोई संयोग नहीं है, यह हर रोज के छोटे छोटे फैसलों का चमत्कार है। सुबह की पहली किरणें। ओकिनावा का एक शांत गांव। 86 वर्षीय हिरोतो सान हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते हैं। कोई अलार्म नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस प्रकृति की गति के साथ जियो, यही उनका मंत्र है। मैंने उनसे पूछा, आपने इतनी लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी कैसे जी? वो मुस्कुराए, हर दिन मैं उन 10 बातों का पालन करता हूं जो मेरे इकिगाई की आत्मा है। 1, हमेशा सक्रिय रहो, स्टे एक्टिव। हिरोतो सान आज भी अपने बगीचे में खुद काम करते हैं। वो कहते हैं, चलते रहो बेटा, रुकना यानी धीरे धीरे मरना। कोई जिम नहीं, कोई भारी कसरत नहीं, बस रोज थोड़ी थोड़ी सक्रियता, जैसे पौधे लगाना, चलना, झाड़ू लगाना। 2, कभी रिटायर मत हो, नेवर रिटायर मेंटली। हिरोतो सान के पास उम्र का बहाना नहीं है। वो आज भी गांव के बच्चों को कागज की नाव बनाना सिखाते हैं। उनका दिमाग आज भी नया सीखने के लिए खुला है। काम वो हो जिसे आप प्यार से करें, उम्र चाहे जितनी भी हो। 3, धीरे जियो, टेक इट स्लो। आज की दुनिया भाग रही है, लेकिन हिरोतो सान धीरे चलते हैं। जब वो चाय पीते हैं तो हर घूंट को महसूस करते हैं। तेज चलकर तुम मंजिल नहीं पाओगे, धीरे चलो तो रास्ता भी सुंदर लगने लगता है। 4, कम खाओ, हारा हाचीबू 80% रूल। उनका दोपहर का खाना बस एक कटोरी चावल, थोड़ी सब्जी और मछली का टुकड़ा। वो कहते हैं, भूख से थोड़ा पहले रुक जाओ, पेट से ज्यादा मन संतुष्ट होना चाहिए। 5, अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताओ, स्टे कनेक्टेड। हर शाम हिरोतो सान अपने माई ग्रुप दोस्ती मंडली के साथ बैठते हैं। 5-6 बुजुर्ग मिलकर किस्से सुनाते हैं, चाय पीते हैं, हंसते हैं। वो कहते हैं, अगर दिल में भीड़ हो तो अकेलापन घुस नहीं पाता। 6, मुस्कुराओ, स्माइल ऑफ्टन। उन्होंने सिखाया, मुस्कान दवा नहीं, लेकिन उससे बीमारियां दूर रहती हैं। चाहे कोई दर्द हो, वो हंसकर सामना करते हैं। चेहरे की झुर्रियां उम्र की निशानी है, लेकिन मुस्कान आत्मा की ताकत है। 7, प्रकृति के करीब रहो, बी क्लोज टू नेचर। हर सुबह वो पेड़ों को नमस्कार करते हैं, पंछियों की आवाज सुनते हैं और बरसात को खुले छत से महसूस करते हैं। प्रकृति के पास रहो, वो तुम्हारे भीतर की शांति को वापस लाती है। 8, आभार प्रकट करो, गिव थैंक्स। हर रात सोने से पहले वो आंखें बंद करके कहते हैं, धन्यवाद आज के लिए, अच्छे और बुरे दोनों के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली भाव है जो हमारे जीवन को पूर्ण बनाता है। 9, वर्तमान में जियो, लिव इन द मोमेंट। वो कहते हैं, भूतकाल एक सपना है, भविष्य एक भ्रम, बस ये पल ही तुम्हारा सच है। जब वो खाना खाते हैं तो सिर्फ खाते हैं, जब वो चलते हैं तो सिर्फ चलते हैं। हर काम में 100% मौजूद रहना, यही उनकी ताकत है। डंस, अपने इकिगाई को खोजो और जियो, फाइंड एंड लाइव योर इकिगाई। हिरोतो सान का इकिगाई, बच्चों को जीवन की कला सिखाना। वो आज भी बच्चों को सिखाते हैं कैसे जीवन को पूरी तरह जिया जाए। अगर सुबह आंख खुलते ही तुम्हारे पास कोई कारण है मुस्कुराने का, तो तुम जिंदा नहीं, जिंदा दिल हो। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास भी ये 10 सूत्र हैं, लेकिन सवाल है, क्या आप इन्हें जी रहे हैं
या सिर्फ पढ़कर भूल जाएंगे। इस अध्याय का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको प्रेरित करना है कि आप भी अपनी इकिगाई खोजें, उसे हर दिन जिए और धीरे धीरे अपने जीवन को चमका दें। और अब अगला अध्याय, अब हम उस मोड़ पर हैं जहां ज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं रहा, अब यह क्रिया बनने वाला है। अध्याय 11, छोटे कदमों की बड़ी ताकत, काइज़ेन का जादू, जहां आप सीखेंगे कि कैसे हर दिन के छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला अध्याय आपको अपनी यात्रा में चलना सिखाएगा। एक बार है बस एक कदम, और वहीं से शुरू होती है असली क्रांति। अपनी इकिगाई खोजो। इकिगाई कोई मंजिल नहीं, बल्कि वो रास्ता है जिसे आप हर सुबह चुनते हैं। सुबह के 5:30 बजे हैं। मुंबई की एक खिड़की से हल्की सी धूप अंदर आ रही है। कमरे के कोने में बैठी अनामिका, बाइडियावा, वर्ष की एक स्कूल टीचर, अपने हाथ में चाय का कप थामे चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही है। वो सोचती हैं, अब तो बच्चे भी अपने अपने रास्ते चले गए। स्कूल से रिटायर हुए साल भर हो गया, अब मैं क्यों जीऊं, किस लिए? उन्हीं दिनों उनकी बेटी ने उन्हें एक किताब भेजी, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। शुरू में उन्होंने यूं ही पलटे कुछ पन्ने, लेकिन जैसे जैसे शब्द गहराते गए, कुछ उनके भीतर बदलने लगा। इकिगाई कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह आपके भीतर का बीज है जो सिर्फ खिलने का इंतजार कर रहा है। अनामिका को याद आया कि बचपन में वो पेंटिंग किया करती थी। एक कोने में धूल खा रही रंगों की पेटी निकाली। धीरे धीरे वो फिर से ब्रश थामने लगी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो पेंटिंग करती, कोई चाय के कप की तस्वीर, तो कभी अपनी माँ की झुर्रियों वाला चेहरा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया, सोल कॉलर्स बाय याना। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, उनकी पेंटिंग्स बिकने लगी, उनके जीवन में फिर से रंग लौट आए। और फिर एक दिन उन्होंने कहा, अब मुझे फिर से सुबह उठने की वजह मिल गई है, यही है मेरी इकिगाई। तो आपकी इकिगाई क्या है? क्या वो आपकी लेखनी है? क्या वो दूसरों की मदद करने की आपकी आदत है? क्या वो बच्चों की हंसी है जिसे आप सिखाते हैं? या शायद सिर्फ वो सुकून का पल जब आप चाय की चुस्की लेते हैं और खुद को महसूस करते हैं? इकिगाई कोई बड़ा सपना नहीं होता, वो छोटा लेकिन अर्थपूर्ण कारण होता है जो आपको हर सुबह उठने का हौसला देता है। हर सुबह खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या है वो बात जो मुझे आज जीने का साहस देती है? आप पाएंगे कि जवाब आपके आसपास ही है। शायद आपकी माँ की देखभाल, आपकी कविताएं, आपका बगीचा, या किसी अनजान को दिया गया मुस्कुराता जवाब। तो अब क्या करें? अब समय है किताब को बंद करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने का। एक डायरी उठाइए, एक पेन पकड़िए और लिखिए, मेरा इकिगाई क्या हो सकता है? शायद जवाब आज न मिले, लेकिन यात्रा शुरू हो चुकी है और अब अगली यात्रा आपका इंतजार कर रही है। अध्याय 11, छोटे कदमों की बड़ी ताकत, काइज़ेन का जादू, जहां हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से बड़े चमत्कार होते हैं। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलकर जिंदगी पूरी बदल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी इकिगाई की यात्रा अब असली उड़ान भरने वाली है।